हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल एग्जाम 91 पे। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने कल देखा होगा, चैनल पे आपको एक भूगोल का वीडियो दिया गया था, 50-55 क्वेश्चंस का था। वो कंटिन्यू तरीके से उसके भूगोल के सिर्फ 400-500 क्वेश्चंस हैं, जो कि मैं आपको कंप्लीट करा दूंगा 2-4 वीडियो में। हिस्ट्री के भी हिस्ट्री में जो है एंशियंट हिस्ट्री नहीं पढ़ाऊँगा, उतना पेपर में नहीं आएगा। आपको जो हिस्ट्री पढ़ाई जाएगी वो मिडिवल और जो हमारी मिडिवल के बाद क्या आता है, मॉडर्न। मिडिवल और मॉडर्न दो हिस्ट्री पढ़ाई जाएंगी आपको, और ये वाले क्वेश्चंस आपको पॉलिटी के, बस इतना ही पोर्शन यहाँ से आपको ये 10-12 नंबर का सही करा देगा। बस इतना ही मैं करा दूंगा, तो आप इसके लिए बिल्कुल तैयार रहना, ये आपको मिलता रहेगा। 1 वर्ड का पोर्शन थोड़ा चेंज किया गया है, वो आपको जल्दी ही देखने को मिल जाएगा कि क्या चेंज हुआ, इसीलिए वीडियो नहीं आया था। उसके अलावा जो प्रैक्टिस सेट हमारे चल रहे थे, ये कंटिन्यू चलते रहेंगे। बाकी आपको एक यूट्यूब पे हमारे कम्युनिटी सेक्शन में एक पोर्शन देखने को मिला होगा, जहाँ पे आपको कुछ बुक्स की फोटो डाली गई होंगी। वो सारे के सारे प्रैक्टिस सेट आपको वहाँ पे कराए जाएंगे, ठीक है। उन सभी बुक्स के प्रैक्टिस सेट आपको देखने को मिलेंगे। लगभग 62-65 के आसपास पूरे प्रैक्टिस सेट हैं। एक दिन में हम लोगों को 2-2 करने होंगे, तब हम लोग इसको कंप्लीट कर पाएंगे। और ये ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ पे लगा के आपको पोस्ट कर दूँ, आप उसको देखिए, नहीं, मैं इसको लाइव कराऊंगा, क्योंकि बिना लाइव कराए यहाँ पे कोई भी चीज़ पॉसिबल नहीं होगी। तो इसको पहले लाइव कराना पड़ेगा, तो लाइव में आप लोग भी वहाँ पे क्वेश्चंस के रिप्लाई दे पाएंगे और हम भी इसको सही तरीके से कर पाएंगे, ठीक है। चलो, तो अब हम लोग यहाँ पे पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्या लिखा हुआ है कि प्रागैतिहासिक काल के पहले युग को क्या काल कहा जाता था, यानी कि प्रागैतिहासिक काल जो था उससे पहले वाले जो काल था उसको क्या कहा जाता था। देखो, वैसे तो इसको जो है ये पाषाण काल कहा जाता था, पूरा पाषाण काल, लेकिन ये जो प्रागैतिहासिक युग जो है ये वो समय था जब मानव ने जो है पत्थर से औजार बनाना सबसे पहले प्रारंभ किया था। यह काल आधुनिक काल से 20-25 लाख साल पूर्व से लेकर 12,000 साल पूर्व तक माना जाता है, ठीक है। चलो आगे बढ़ेंगे। फिर देखो, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 27 है। अब आप देख रहे होंगे जीएस में नंबर्स चेंज हो गए हैं। अब हम लोगों का क्वेश्चन जीएस में 25 से स्टार्ट हो रहा है, इसका मतलब बुक चेंज हो गई है। तो बुक का नाम मत पूछा करो यार, बुक का नाम आज मैंने सारे बुक के नाम डाल दिए। अब ये मत पूछने लगना सर जी ये वाला प्रैक्टिस सेट आप किस बुक से करा रहे हैं, क्योंकि मैं बता दूं बुक तो वो चीज़ नहीं है। देखो यार, आपको सिर्फ प्रैक्टिस से मतलब होना चाहिए। आम खाओ गुठली क्यों गिरना है, वो आपको कौन सी बुक है क्या है सारी चीज़ें जाननी होती हैं यार। चलो खैर, 27 नंबर, किसके शासनकाल में चीनी यात्री जो हेनसांग था भारत आया था? चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त प्रथम और हर्षवर्धन। तो जो कौन, हेनसांग, बहुत बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन, बहुत बार पूछा गया, और ये हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। इनका जो शासनकाल था 630 से 643 के मध्य था, और ये 15 वर्षों तक भारत में रहा था। इसमें बिहार के जो नालंदा विश्वविद्यालय, यहाँ से इसने शिक्षा भी ली थी। हेनसांग का जो घूमने का जो पूरा जो इसने जो अपने घूमने की जो पूरा पैटर्न था उसको जो लिख के दिया है, वो आपको किसने दिया है? जो ये CU नाम की एक पुस्तक थी, उसमें इसने उसको बताया है। चीन से आने वाले एक प्रमुख यात्री और कौन से थे? फाहियान। वो किसके में आए थे? चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में, जिसको चंद्रगुप्त विक्रमादित्य भी कहते हैं। तो इनके में आया था फाहियान। अरे यार देखो, एक चीज़ मैं आपको बता दूं, आप लोग मुझे कह देते हो ना कि सर ये क्वेश्चन गलत हो गया। कई बार पता क्या होता है, दिमाग में चीज़ें कुछ और चल रही होती हैं और मैं टिक कुछ और लगवा देता हूं। क्या होता है, दिमाग तेज चल रहा होता है और मेरी चीज़ें थोड़ी स्लो हो जाती हैं, या उंगली जो है अपने उस हिसाब से नहीं पहुंच पाती। तो जैसे कल के प्रैक्टिस सेट में क्वेश्चन जीएस का प्रैक्टिस सेट नंबर 12 था, उसमें एक पूछा गया था कि WWW का आविष्कार टिम बर्नर्स ली है। बहुत बार मैंने कंप्यूटर में पढ़ाया है, लेकिन कल वहाँ पर मैं बता रहा था कि गॉड ऑफ कंप्यूटर, फादर ऑफ कंप्यूटर, पितामह ऑफ कंप्यूटर, इस तरीके से मैं बात बता रहा था। तो वहाँ पे मेरे सामने सेलेक्ट क्या हो गया कि चार्ल्स बेबेज। तो दोस्तों, चार्ल्स बेबेज उसका आंसर नहीं है, वहाँ पे उसका आंसर जो है वो टिम बर्नर्स ली है। तो कई बार चीज़ें ऐसे हो जाती हैं कि मैं चीज़ें, अब जैसे मैं यहाँ पे फाहियान, अब मुझे जैसे ही दिमाग में इसने हेनसांग कहा, मुझे फाहियान याद आ गया, क्योंकि वो भी चीन से था। तो अब वो चीज़ अभी मैं टिक कर दूँ यहाँ पे आपको चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, तो वो चीज़ें मेरे दिमाग की उपज है जो इतनी तेज जल के आगे जा रही है, जिसकी वजह से। खैर, 28 नंबर, आईने अकबरी पुस्तक के लेखक का नाम बताना। आईने अकबरी पुस्तक लिखी किसने थी? तो अब्दुल रहीम खान खाना, दारा शिकोह, टोंडरमल और अबुल फजल। तो आपको भी पता है कि आईने अकबरी जो थी वो अबुल फजल ने लिखी हुई थी, ठीक। अकबरनामा का एक ये भाग था। अकबरनामा के 3 भाग हैं, जिसमें से तीसरे भाग को जो है आईने अकबरी कहा जाता है। जो प्रथम भाग था उसको, जो उसमें जो है उसके अकबर के जो पूर्वज या कह सकते हैं
कि जो उसका आरंभिक जीवन था उनका वर्णन किया गया है। दूसरे भाग में अकबर काल के घटनाओं से संबंधित है और तीसरे भाग में आईने अकबरी जो अकबर के शासनकाल से संबंधित आंकड़े, शासन व्यवस्था और उससे जो संबंधित नियम थे उनके बारे में इसका वर्णन किया गया है। चलो भाई 29 नंबर देखिए क्या हो जाएगा। भारत सरकार अधिनियम 1919 को किस और नाम से जाना जाता है, किस और नाम से जाना जाता है? रैमजे मैकडोनाल्ड अवार्ड, मार्ले मिंटो सुधार, नेहरू रिपोर्ट और मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड सुधार। तो 1919 मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड सुधार, 1935 मॉर्ले मिंटो सुधार, ठीक, मार्ले मिंटो रिपोर्ट जो होती है, ठीक। वैसे रिपोर्ट तो नहीं थी, मार्ले मिंटो सुधार था, या जो भी, चलो रिपोर्ट भी कह लो, कोई दिक्कत नहीं है, उसमें गलत नहीं होगा, ठीक है। तो जो 1919 था मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड सुधार रिपोर्ट जिसको कहा जाता है, ये भारत के राज्य सचिव थे, जबकि जो लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे भारत के वायसराय थे। इस अधिनियम के तहत जो है प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रारंभ व्यवस्था जो है प्रारंभ की गई थी। संपत्ति कर, शिक्षा या जो शिक्षा के आधार पर सीमित संख्या के लोगों को मताधिकार प्रदान किया। इसी कानून के तहत वर्ष 1926 में जो है सिविल सेवाओं की भर्ती के लिए केंद्रीय लोक सेवा आयोग का भी गठन किया गया, ठीक है। चलो आगे बढ़ेंगे। तो यार कोशिश तो मैं ये करता हूँ कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें एक्सप्लेन कर दूँ, आप चीज़ें भूले ना, रिलेट करके पढ़ पाएँ। खैर, भारतीय नागरिक संहिता किसके द्वारा दी जाती है? कल मैंने इसके बारे में आपको क्वेश्चन के बारे में बताया था कि ये भाग 4 के अनुच्छेद 44 में दिया गया है भारतीय नागरिक संहिता, ठीक है। मैंने ये बताया था, मैं चाहता तो यहाँ पे क्वेश्चन कमेंट में छोड़ देता कि कमेंट में इसका आंसर बताइए, लेकिन दोस्त मुझे गारंटी थी कि 1 या 2 कोई बंदा आता, वो भी नहीं आते, कोई 1 या 2। तो भारतीय नागरिक संहिता पिछले चैप्टर को आपका जो प्रैक्टिस सेट नंबर 12 है उसमें मैंने बताया था कि अनुच्छेद 44 और ये भाग 4 के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत ये आता है, ठीक है। तो जो नागरिक देखो मैं ही गलत बता रहा हूँ, ये भारतीय नागरिकता की बात कर रहा है, किसके द्वारा दी जाती है? तो भारतीय नागरिकता जो वो गृह मंत्रालय देता है, और वो फिर क्या था यार, वो एकदम से भूल ही गया, वो भारतीय नागरिक संहिता थी, वो भारतीय नागरिक संहिता थी जो कि अनुच्छेद 44 भाग 4 के पार्ट में दिया गया है। चलो, भारतीय संसद के परिप्रेक्ष्य में जो शून्यकाल होता है किसे कहते हैं? शून्यकाल संसदीय कार्रवाई के पूर्वार्ध का समय, प्रश्नकाल के तुरंत बाद का समय, प्रश्नकाल से पहले का समय और संसदीय कार्रवाई के उत्तरार्ध का समय। तो जो शून्यकाल होता है वो प्रश्नकाल के जस्ट बाद का समय होता है, ठीक है। इसी को शून्यकाल कहा जाता है और ये 12 बजे स्टार्ट होता है और 1 बजे तक चलता है। और जो शून्यकाल होता है इसी के दौरान जो सदस्य जो अविलंबनीय यानी कि जिनके क्वेश्चन के रिप्लाई नहीं मिले होते हैं, जो क्वेश्चन उनके अभी नहीं हो पाए होते हैं, ऐसे जो बहुत महत्वपूर्ण जो मामले होते हैं उनको उठाते हैं और उस पर तुरंत कार्रवाई चाहते हैं, वो मामले यहाँ पे उठाए जाते हैं। चलो फिर देखो यहाँ पे ब्रह्मांड के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो कॉस्मोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, सिस्मोलॉजी और निम्नोलॉजी। तो कॉस्मोलॉजी मतलब खगोल विज्ञान होता है, कॉस्मोलॉजी का मतलब खगोल विज्ञान की एक शाखा है। इसमें ब्रह्मांड से जुड़ी जितनी भी वस्तुएं होती हैं हम उनका अध्ययन करते हैं। इसी के अंतर्गत जैसे ब्रह्मांड की उत्पत्ति कब हुई थी, जीवन का जो विकास है, ग्रह, सौरमंडल का निर्माण और ये सभी जो खगोलीय घटनाएं हैं इनका अध्ययन किया जाता है, ठीक है। चलो, विश्व की सबसे बड़ी कोरल रीफ ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ स्थित है? कैरिबियन द्वीप समूह, ऑस्ट्रेलिया, फिलीपींस या इंडोनेशिया। तो दोस्तों ये कहाँ मिलेगी आपको? ऑस्ट्रेलिया का जो पूरा जो ऑस्ट्रेलिया द्वीप है, एक तरीके से कह सकते हैं कि ये कोरल रीफ जो होती हैं इन्हीं पे पूरा बसा हुआ है। ये लगभग ये जो प्रवाल भित्ति ऑस्ट्रेलिया के राज्य जो क्वींसलैंड के सहारे दक्षिण पूर्वी प्रशांत महासागर में लगभग 1400 मील तक ये फैला हुआ है, ठीक। बाकी इसको 1981 में जो है विश्व धरोहर सूची में भी शामिल किया गया था। 34 नंबर देखेंगे क्या हो जाएगा। पाल घाट निम्नलिखित में से किन राज्यों को मिलाता है? पाल घाट दर्रा है और दर्रा किनको किनको? गोवा, महाराष्ट्र, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल और मिजोरम और मणिपुर। तो तमिलनाडु और केरल को पाल घाट जो है नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ी के जो मध्य में स्थित है, ये पश्चिमी घाट श्रेणी का एक दर्रा है। ये केरल और तमिलनाडु जो है इनको जोड़ देता है। केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक, वैसे तो बेसिकली 3 चीज़ों को जोड़ता है, केरल, तमिलनाडु और केरल मतलब कर्नाटक, लेकिन ये केरल और कर्नाटक को डायरेक्ट नहीं जोड़ता है, इसलिए इसका आंसर यहाँ पे ये नहीं आ सकता, ठीक है। ये कालीकट, त्रिचूर और कोयम्बटूर इंडोर के रेल जो सड़क जो मार्ग हैं वो यहीं से गुजरते हैं। 35 नंबर,
झारखंड के बराकर नदी, झारखंड में जो बराकर नदी है, बांध बनाया गया, उस पर कौन सा बांध बनाया गया है ये पूछा जा रहा है। सरदार सरोवर, सरदार सरोवर तो आपको पता है वो इस पर नहीं है। तलैया, मेटूर और कोनार, तो सरदार सरोवर तो आप ऐसे ही काट सकते हैं क्योंकि ये तो नहीं है। बाकी बचा ये तलैया बांध, बाकी मेटूर कोनार भी हैं, लेकिन जो तलैया बांध है ये दामोदर घाटी निगम जो है उसके द्वारा निर्मित ये पहला बांध जो है बनाया गया, और ये हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन भी है जो कि बराकर नदी पर बनाया गया। इस बांध की ऊंचाई जो है 1200 फीट लंबा है और 99 फीट जो है वो ऊंचा है, और ये 36 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में जो है ये एक सुंदर आदर्श झील से घिरा हुआ है। इसका निर्माण मुख्य उद्देश्य बाढ़ को नियंत्रित करना और साथ ही यहाँ 4 मेगावाट बिजली का उत्पादन करना भी शामिल है इसी में। 6 नंबर, जो मूल्य ह्रास होता है, डिप्रिशिएशन, इसकी टूट फूट के लिए एक वार्षिक भत्ता है, वो कौन सा होता है? जारी कार्य यानी कि चल रहे कार्य के लिए, लैंड यानी कि भूमि के लिए, तैयार माल के लिए, पूंजीगत वस्तुओं के लिए। मैंने आपको बताया था कि ये इलाहाबाद हाई कोर्ट है, ये कहीं भी जा सकता है। खैर, ये कैपिटल गुड्स के लिए होता है, जिन्होंने कॉमर्स पढ़ी है उनको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा ये। चलिए आगे बढ़ेंगे। 37 नंबर देखिए क्या लिखा है, व्हाट इज द अकाउंटिंग ईयर ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया? भारतीय रिजर्व बैंक का लेखा वर्ष क्या होता है? अप्रैल से मार्च, जुलाई से जून, और अक्टूबर से सितंबर, जनवरी से दिसंबर नहीं। जो वार्षिक वित्तीय वर्ष होता है वो अप्रैल से लेकर मार्च तक चलता है। 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है और 31 मार्च तक चलता है। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? डेट के साथ में सन कमेंट करके आपको बताना है कि कब हुई थी। चलो, एक बाजार जिसमें तैयार माल या सेवा खरीदी और बेची जाती है, एक ऐसा बाजार जिसमें तैयार माल या सेवा खरीदी और बेची जाती है, उसे क्या कहते हैं? कमोडिटी मार्केट यानी कि वस्तु बाजार, इक्विटी मार्केट यानी कि शेयर बाजार, फैक्टर मार्केट यानी कि जो फैक्टर बाजार है, प्रोडक्ट मार्केट यानी कि प्रोडक्ट बाजार। तो इसको क्या कहते हैं? तो ये होता है प्रोडक्ट मार्केट यानी कि प्रोडक्ट बाजार। एक ऐसा बाजार होता है जहां पर तैयार माल या सेवाएं खरीदी और बेची जाती हैं, इसी को प्रोडक्ट बाजार कहते हैं। देखो, कमोडिटी बाजार, जो आपको कमोडिटी मार्केट लिखा है, ये पूछा जाता है आपसे पेपर में। इसमें क्या होता है? इसमें जो प्राथमिक अर्थव्यवस्था, प्राथमिक जो हमारा क्षेत्र होता है, फर्स्ट जो होता है, फर्स्ट वाला, उसमें क्या क्या आता है? कृषि और उससे संबंधित जो वस्तुएं होती हैं उनको अगर खरीदा और बेचा जाएगा तो वो कमोडिटी जो मार्केट होती है उसमें आ जाता है। बाकी इक्विटी मार्केट तो आपको पता है, ये शेयर मार्केट से रिलेटेड होता है, यहाँ पे शेयर बाजार के लिए ये होता है। 39 नंबर देखेंगे क्या लिखा हुआ है, पारसेक के मापन का जो इकाई है वो क्या है? पारसेक से क्या मापा जाता है? तो पारसेक से जो है दोस्तों वो लंबाई मापी जाती है, लेकिन किसकी? ये खगोलीय दूरी मापने की इकाई होती है। चलो भाई 40 नंबर क्या लिखा हुआ है, किस कारण से वायु के बुलबुले तरल पदार्थ में उठते हैं? जो तरल पदार्थ होता है उसमें उठते हैं, किसकी वजह से? पृष्ठ तनाव का आसंजन बल यानी कि सरफेस टेंशन एंड एडेशन, श्यानता और उत्प्लावन, और तरल पदार्थ पर वायु प्रवाह और उत्प्लावन, उत्क्षेप और पृष्ठ तनाव। तो दोस्तों ये जो होता है ये श्यानता और उत्प्लावन की वजह से ये उस जो तरल पदार्थ होते हैं उनके ऊपर उठते हैं। जैसे पानी में आप नीचे से उसको फूंक मारिए, 100% है कि उसमें बुलबुले बन जाएंगे। 41 नंबर, किसने कहा था कि सभी पदार्थ जो परमाणु से निर्मित होते हैं जो अविभाज्य और अविनाशी निर्माण खंड हैं? किसने ये चीज कही थी? अच्छा, हैंस गीगर, जॉन डाल्टन, जे थॉमसन और रदरफोर्ड। तो ये डाल्टन ने कहा था। किसने कहा था? जॉन डाल्टन ने ये कहा था। ये जॉन डाल्टन थे, इन्होंने ही परमाणु का सिद्धांत दिया था, तो इसलिए इन्हीं का नाम यहाँ पे आपको लेना पड़ जाएगा। खैर 42 नंबर क्या लिखा हुआ है, अष्टक यानी कि ऑक्टेव्स जो होता है उसके सिद्धांत के अनुसार यदि रासायनिक तत्वों को बढ़ते हुए परमाणु भार के अनुसार व्यवस्थित किया जाए तो एक समान भौतिक और रासायनिक गुणों वाले एक तत्व प्रत्येक तत्वों के अंतराल पर आते हैं। तो जो गुणों वाले जो तत्व प्रत्येक कितने अंतराल पर आएंगे? तो ये दोस्तों 7 तत्वों के अंतराल पर आएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा जीव कोशिकीय सिद्धांत अनुरूप नहीं है? मैं आपको बता दूं, इलाहाबाद हाईकोर्ट में पिछले बार जो 2022 में पेपर हुआ था उसमें जो हमारी बायोलॉजी थी वहां से आपको 4 क्वेश्चंस आए थे देखने को। कितने क्वेश्चंस? 4 क्वेश्चंस। तो बायोलॉजी को हल्के में मत लेना भाई। चलो, तो निम्नलिखित में से कौन सा जीव कोशिकीय सिद्धांत अनुरूप नहीं है? बैक्टीरिया, वायरस, कवक और पौधे। तो जो कौन सा जीव सिद्धांत अनुरूप नहीं है? तो वायरस जो होता है वो जीव सिद्धांत अनुरूप नहीं होता है। देखो, जो विषाणु होता है
ठीक है। जो विषाणु होते हैं वो जो अकोशिकीय अति सूक्ष्म जीव होते हैं, ये केवल जीवित जो कोशिकाएं होती हैं उन्हीं में अपने वंश की वृद्धि कर सकते हैं, ठीक, बाकी ये ऐसे नहीं कर सकते हैं। 44 नंबर, मनुष्य में कितना सिस्टोलिक या डायस्टोलिक रक्तचाप सामान्य माना जाता है? नॉर्मल रक्तचाप की बात की जा रही है। तो अगर आप कभी भी अपना टेस्ट कराने गए होंगे, ब्लड टेस्ट नहीं, सॉरी, अरे यार रक्तचाप जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो अगर जब आप कभी उसको चेक कराने जाते हैं तो आपसे कहता क्या है कि 120 से 80 के बीच में अगर आपका है तो आपका नॉर्मल है, 120 से ऊपर हुआ तो हाइपर हो गया, कम हुआ तो लो हो जाएगा, ठीक है। हाई बीपी और लो बीपी, ठीक है, ब्लड प्रेशर जिसको बोलते हैं। 45 नंबर, कंप्यूटर विज्ञान में डेटा का खतरा उत्पन्न होता है जब, कब उत्पन्न होता है कंप्यूटर विज्ञान में डेटा का खतरा? भाई कब उत्पन्न हो जाता है? जब पाइपलाइन रीड राइट एक्सेस का क्रम अपरेडेंस के लिए बदल देती है, प्रदर्शन यानी कि परफॉर्मेंस खराब हो जाती है, तो इससे उसका खतरा कैसे उत्पन्न हो जाएगा अगर प्रदर्शन उसका खराब होती है? मशीन का आकार सीमित है, इससे कोई भी मतलब नहीं, कोई फंक्शनल यूनिट पूरी तरह पाइपलाइन में ना, अरे ये तो कोई बेकार ही है। तो फिर पहला ही ऑप्शन यहाँ पे थोड़ा बहुत सुइटेबल मिल रहा है कि कंप्यूटर विज्ञान में डेटा पर खतरा उत्पन्न होता है तब जब पाइपलाइन रीड एक्सेस या राइट एक्सेस का क्रम अपरेंडेंस के लिए बदल देती है, तब जो है भाई इसमें आ जाएगी दिक्कतें। 46 नंबर, क्या लिखा हुआ है? वेयर, अच्छा इंग्लिश में पढ़ने में टाइम खराब करने से अच्छा है कि हिंदी में पढ़ लें, इंग्लिश वाले अपना इंग्लिश में पढ़ लेंगे, बिल्कुल सही बात है भाई। चलो, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? सिंगापुर की तर्ज पर देश का पहला नाइट सफारी और जैव विविधता पार्क कहाँ स्थापित किया गया है? चलो देखो, फरीदाबाद हरियाणा, लखनऊ उत्तर प्रदेश, हैदराबाद तेलंगाना और तिरुवनंतपुरम केरल। तो ये दोस्तों लखनऊ में खोला गया है, ठीक है। ये जो सिंगापुर की तर्ज पर पहला नाइट सफारी और जैव विविधता पार्क जो है ये लखनऊ में स्थापित किया जाएगा और ये लगभग 13 ओपन डे सफारी है, लेकिन फिर भी नाइट सफारी नहीं है। जो देश में जो है अभी 13 तो ओपन डे सफारी हैं, लेकिन नाइट सफारी एक भी नहीं है। कोई नहीं, रात में भी आपको घूमने का मौका मिलेगा बहुत ही जल्दी। खैर 47, निर्माण श्रमिकों के लिए मिशन कुशल कर्मी की शुरुआत किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने की थी? तो देखो ये क्वेश्चंस उस समय के करंट के क्वेश्चन है, मैं आपको ऐसे ही बता देता हूँ कि ये नई दिल्ली ने की थी। ये 6 जुलाई 2022 की बात है, इसलिए आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा। चलिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में किस राज्य में होमी भाभा कैंसर अस्पताल और अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन किया है? तो कहाँ किया था? ये 24 अगस्त 2022 पंजाब में किया था। क्या लिखा हुआ है फिर यहाँ पे? अगस्त 2022 में गुस्तावो पेट्रो निम्नलिखित में से किस दक्षिण अमेरिकी देश के पहले वामपंथी राष्ट्रपति चुने गए? ये तो खैर अब तो हैं भी नहीं, तो इसको तो साइड ही कर लें बिल्कुल भी। खैर लेकिन फिर भी कोई बात नहीं, 49 नंबर में आप जो है ये कोलंबिया लगा लेना। 50 नंबर में हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि भारत ने हाल ही में, अब हाल ही है तो उस समय के करंट की बात होगी। खैर देखते हैं, किस रोग के परीक्षण के लिए स्वदेशी रूप से विकसित पहली RT-PCR किट का शुभारंभ किया है? तो ये मंकी पॉक्स के लिए चालू किया गया था, ठीक है। चलिए, तो जो यहाँ पे जो हमारे जो क्वेश्चंस बनते थे, कुछ आज बहुत बेहतरीन, कुछ थोड़े से टफ लेवल के क्वेश्चन भी थे। तो आज मैं देखता हूँ कि अब जो कमेंट बच्चों के आएंगे वो किस तरीके से आते हैं, क्योंकि ज़्यादातर इतना सरल पेपर नहीं आएगा। आप तो भैया ज्ञाता हैं, आप तो भविष्य देख रखा है कि इतना सरल पेपर नहीं आएगा। 2022 में भी आपने एक प्रिडिक्शन अगर कर लिया होता तो दोस्त शायद आप जो है अभी इलाहाबाद हाई कोर्ट में कहीं ना किसी सिविल कोर्ट में पोस्टेड होते। इतना अच्छा प्रिडिक्शन आप देते हैं कि इतना सरल पेपर नहीं आएगा। खैर मुझे नाम तो कभी मैं नहीं देखता हूँ कि नाम किसके किसके क्या है, मैं इतना इंटरेस्ट नहीं रखता हूँ कि किसने क्या इस तरीके के घटिया कमेंट किसने किए। बाकी ये जो प्रिडिक्शन लेके आते हैं ना कि इतना सरल पेपर, जो सरल पेपर था ना उसमें भी आपके जो है 25 में 16-15 नंबर से ऊपर नहीं बनना थे, समझ रहे हो। और इतना सरल पेपर नहीं आएगा, इतने महान तो लोग आते हैं। कभी कभार लगता है कि यार अगर इनको प्रेडिक्शन करने को दे दिया जाए तो चीज़ें हुई ही ना। चलो खैर आज की क्लास यहीं तक रखेंगे, मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।